गुड इवनिंग दोस्तों, एग्जाम गाइड एनालिसिस में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज के लेक्चर में। दोस्तों, आज इस लेक्चर में अपन भारतीय जो भैंस है उनकी जो विभिन्न वेराइटी है जो राजस्थान में पाए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में चंबल नदी के साथ साथ जो खाद्य उद्योग संगठन है इनके बारे में अपने लेक्चर में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस प्रदेश में खुलेगा? तो बताइए, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश में से कहाँ भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है? दोस्तों, हाल ही में यूपी में भारत का पहला वाटर यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में दुनिया का सबसे पहला वाटर यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला है बुंदेलखंड का, वहां पर 25 एकड़ जमीन पर यह विद्यालय बनेगा। दोस्तों, यह पहले विद्यालय होगा जहां पर छात्र और जो शोध करता है वो जल की कमी से जो उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं और उनके बारे में जो आधुनिक तकनीकी हैं उनके समाधान के बारे में यहाँ पर रिसर्च की जाएगी। और वर्तमान में जो जल संकट है, भूमिगत जल समाप्त होता जा रहा है, नदियाँ प्रदूषित होती जा रही है, उनको रोकने के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए यह वाटर विश्वविद्यालय जो वाटर यूनिवर्सिटी है इसकी सौगात बुंदेलखंड के यूपी में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस शहर में उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? तो बताइए कौन सा शहर है? दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ या कोलकाता में से कौन सा शहर है जहां पर अपना केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, हाल ही में जो उड़ान भवन है उसका उद्घाटन किया गया है अपनी दिल्ली में। कहाँ किया गया है उद्घाटन? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बताइए, जो खाद्य उत्पाद है वर्तमान में सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इन उत्पादों को बढ़ावा दे रही है, खादी उत्पाद। तो खादी जो ग्राम उद्योग है इसने इन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जो अपनी प्रसार भारती है उसके साथ एग्रीमेंट किया है। अपन खादी ग्राम उद्योग और प्रसार भारती के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले चर्चा करते हैं खादी ग्राम उद्योग के बारे में। दोस्तों, खादी ग्राम उद्योग है वो खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया है। ये एक स्टेचुरी बॉडी अर्थात एक वैधानिक निकाय है जो कि खादी ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत बनता है। दोस्तों, यह भारत में खादी और जो खादी ग्राम उद्योग है उसकी जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है उसके तहत आने वाली एक शीर्ष संस्था है। ध्यान रखना कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है अपना खादी और ग्राम उद्योग? एमएसएमई मिनिस्ट्री है अर्थात सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग का जो मंत्रालय है उसके तहत आने वाली शीर्ष संस्था है। दोस्तों, इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में खादी तथा ग्राम उद्योगों की स्थापना करना और उनके विकास के लिए योजनाएं बनाना, प्रचार करना, सुविधाएं प्रोवाइड करवाना, साथ ही उनके सामने जो समस्याएं आती है उनके समाधान करने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो खादी है उसको बढ़ावा देने के लिए यह आयोग बना है। दोस्तों, इसमें जो ये अपना खादी ग्राम उद्योग है ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो खादी है उसको बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जो विभिन्न एजेंसियां हैं उनका भी सहयोग लेती है और खादी को बढ़ावा देने का काम करती है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो खादी ग्राम उद्योग का हेडक्वार्टर है वो अपनी मुंबई में है और इसके अन्य संभागीय कार्यालय भी हैं। ये संभागीय कार्यालय हैं वो दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, सॉरी, ये 29 राज्यों में इनके कार्यालय भी हैं जहां पर इनका काम चलता रहता है। दोस्तों, इसके प्रमुख उद्देश्यों के बारे में बात करें जो खाद्य ग्राम उद्योग है इसके मोटे तौर पर 3 उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, इकोनॉमिक उद्देश्य और व्यापक उद्देश्य। इसके सोशल और सामाजिक उद्देश्यों के बारे में बात करें तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनको रोजगार प्रोवाइड कराना स्थानीय स्तर पर ही ताकि वे बाहर नहीं आए। वह इसका आर्थिक उद्देश्य जैसे कि इस जो कोई खादी बनाई जाती है उसको बाजार में बेचने के योग्य बनाना, उन्हें सामग्री प्रदान करना। व्यापक उद्देश्य में बात करें तो ये लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है
ताकि वो अपने गांव के स्तर पर ही अपना रोजगार प्राप्त कर सके और अपने जीवन में अपन सुदृढ़ता से जी सके। सामाजिक भावनाओं का निर्माण करता है यह आयोग। ठीक है दोस्तों, आयोग विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और नियंत्रण द्वारा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास भी करता है। अब बात कर लेते हैं अपन प्रसार भारती के बारे में, जिसके साथ खाद्य और ग्राम उद्योग ने एग्रीमेंट किया है खाद्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों, प्रसार भारती है वो भारत की एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है। क्या है? एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है, देश का सरकारी प्रसारण का केंद्र है। ठीक है, अर्थात ये जो सरकारी कामकाज होते हैं उनका जो प्रसारण होता है, सूचना होती है, उसका देने का मुख्य काम किसका होता है? प्रसार भारती का। दोस्तों, प्रसार भारती की स्थापना है वो 1997 में की गई थी, प्रसार भारती एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये एक अधिनियम के तहत आने वाली स्वायत्त संस्था है, जिसका निर्माण 1997 में प्रसार भारती अधिनियम के तहत किया गया था। दोस्तों, प्रसार भारती का मुख्य उद्देश्य है वो दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता प्रदान करना है, ताकि जनता को शिक्षित करने के साथ ही उनका मनोरंजन किया जा सके। प्रसार भारती अधिनियम एक प्रसारण निगम की भी स्थापना करता है, जिसे प्रसार भारती के रूप में जाना जाता है। इसकी संरचना, कार्य और शक्तियों को इस अधिनियम के तहत दोस्तों परिभाषित किया गया है। गाइस, अधिनियम ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को स्वायत्तता प्रदान करता है, और यह दोनों पहले सरकारी नियंत्रण में थे, लेकिन अब ये एक्ट के तहत आ गए हैं। कौन कौन? ऑल इंडिया रेडियो और अपना दूरदर्शन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें और दे रखा है, अभी तो खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, प्रसार भारती में आकाशवाणी भी इंक्लूड होता है। अगर अपन आकाशवाणी की बात करें तो ये अपना सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, उसके तहत आने वाली एक सार्वजनिक संस्था है जो रेडियो का प्रसारण करते हैं। दोस्तों, भारत में रेडियो के प्रसारण की शुरुआत है वो मुंबई और कलकत्ता में 1927 में हो गई थी। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, उससे पहले इसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, 1936 में भारत के सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी, जो कि आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो अर्थात आकाशवाणी बना। कब बना? 1957 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? बताओ, भारत ने कहां पर जो कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास हुआ है वहां पर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हुआ है अपने ब्रिटेन में। नेक्स्ट, किस नस्ल की भैंस दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से सबसे उत्तम मानी जाती है? बताओ, कौन सी नस्ल की भैंस है जो कि दुग्ध उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है, जो कि सर्वाधिक दूध देती है? सॉरी दोस्तों, जो मुर्रा नस्ल होती है भैंस की, यहाँ पर जो इसमें नस्ल दे रखे हैं बदाऊरी, नागपुरी, जफराबादी, ये भैंस की प्रमुख प्रजातियां। इनमें जो मुर्रा नस्ल होती है भैंस की वो सर्वाधिक दूध देने वाली प्रजाति है। दोस्तों, राजस्थान में भैंस के बारे में बात करें कि भैंस कहाँ पाई जाती है और कौन कौन सी पाई जाती है, कौन से इसके प्रकार होते हैं, तो ध्यान रखना, राजस्थान में जो सर्वाधिक भैंस है वो अपने जयपुर में पाई जाती है। राजस्थान में मुख्य रूप से 6 प्रकार की भैंस पाई जाती है। सबसे प्रमुख है मुर्रा, जिसे खुंडी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह अपने पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, अर्थात अपना अलवर, भरतपुर, डिग, दौसा, करौली आदि क्षेत्रों में पाए जाने वाली प्रमुख भैंस है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और राज्य की सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है, अर्थात यह सर्वाधिक दुधारू भैंस है और सर्वाधिक की संख्या में जो पाई जाती है वो मुर्रा नस्ल पाई जाती है। सेकंड आती है सूरती। दोस्तों, सूरती है वो राजस्थान के सिरोही और उदयपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसका जन्म स्थान है वो गुजरात को माना जाता है। जाफराबादी है वो अपने दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। इसका मूल स्थान है वो गुजरात है, अर्थात यह गुजरात से आई है। मेहसाणा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख भैंस है, जो कि बाड़मेर, जालोर के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह भी गुजरात की प्रमुख रूप से भैंस की नस्ल है। दोस्तों, बदावरी है वो पूर्वी राजस्थान की भैंस है, जो कि इसका मूल स्थान है वो यूपी को माना जाता है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नस्ल है। दोस्तों, इसका रंग होता है वो तांबे के जैसा होता है और इसका दूध होता है बदावरी का, उसमें सर्वाधिक मात्रा में वसा पाई जाती है।
वही नागपुरी भैंस है वो कोटा जोन में मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो इनमें ध्यान रखने वाली बात है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको ये नाम दे देंगे, इसमें से पूछ लिया जाएगा कि इनमें कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है या फिर है। कौन कौन सी है? मुर्रा, जिसे खुंडी भी कहते हैं, सूरती, जाफराबादी, मेहसाणा, बदावरी और नागपुरी। साथ में यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी भैंस कहाँ पर पाई जाती है। जैसे मेहसाणा भैंस है वो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, बदावरी और मुर्रा नस्ल है वो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, सूरती है वो उदयपुर सिरोही में, और नागपुरी है वो कोटा जोन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस नदी से हलाली नहर निकाली गई है? तो बताओ कौन सी नदी है जहाँ पर हाल ही में हलाली नहर निकाली गई है, वो भी मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों यह नदी है चंबल नदी, जहाँ से हलाली नहर निकाली गई है। दोस्तों अपन बात कर लेते हैं चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, अर्थात ये 3 राज्यों में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है, 12मासी नदी है। दोस्तों इस नदी से राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति की जाती है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि राजस्थान को कौन सी नदी से सबसे ज्यादा जल की प्राप्ति होती है, तो वो चंबल नदी है। दोस्तों चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश की जो विंध्याचल पहाड़ियां हैं, वहां पर एक पहाड़ी है जानापावा पहाड़ी, वहां से निकलते हैं, अर्थात विंध्याचल पर्वतमाला है, एक बहुत बड़ी पर्वतमाला है मध्य प्रदेश की। विंध्याचल पर्वतमाला की एक पहाड़ी है जानापाव पहाड़ी, वहां से यह नदी निकलती है महू क्षेत्र से, और यह राजस्थान से बहती हुई अपने जो इटावा है उत्तर प्रदेश का, वहां पर यह यमुना में मिल जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि जो चंबल नदी है वो यमुना की एक ट्रिब्यूटरीज है, अर्थात उसकी एक सहायक नदी है। दोस्तों इसकी लंबाई की बात करें तो ये 1051 किलोमीटर की लंबाई है, जो कि राजस्थान में 322 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी की अफवाह क्षेत्र की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के जानापाव से निकलकर राजस्थान की तरफ बहती हुई जो चित्तौड़गढ़ का अपना 84गढ़ का क्षेत्र है, वहां पर ये प्रवेश करते हैं। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ का एक क्षेत्र है 84गढ़, वहां से प्रवेश करती है और ये कोटा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में बहती है और वहां पर डांग का निर्माण करती है। दोस्तों इसकी सहायक नदियों के बारे में बात की जाए तो इसकी सहायक नदियां हैं घोड़ा पछाड़, परवन, ब्राह्मणी, पार्वती, मेज, गुंजाली, मांगली, नेवाज, आहू, काली सिंध, ब्राह्मणी, बनास, चाकण, सीप, कन्नू और कुराल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसमें ध्यान रखना, एक तो घोड़ा पछाड़, मेज, पार्वती, नेवाज, आहू, काली सिंध, ब्राह्मणी, बनास और सीप, ये इसकी प्रमुख रूप से सहायक नदियां हैं चंबल की। दोस्तों चंबल को उत्खात भूमि के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात जो चंबल का जो क्षेत्र है वहां पर बड़े बड़े नाले मिलेंगे आपको। अब नली का अपर्दन के कारण वह क्षेत्र बहुत ही नलों वाला क्षेत्र है, जहाँ पर बीहड़ और डांग क्षेत्र प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। राजस्थान में जो चंबल नदी है वो भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जो बेसिन है वहां पर उत्खात भूमि, अवनली का अपर्दन और बीहड़, डांग आदि क्षेत्र पाए जाते हैं। चंबल के डाकू के बारे में आपने सुना होगा, जो इलाका है वहां पर बीहड़ वगैरह है, उस क्षेत्र की यहाँ पर बात हो रही है। दोस्तों चंबल की जो बनास नदी है वो इसकी सबसे सहायक नदी है, जो कि सबसे लंबी नदी है, अर्थात चंबल की जो सबसे सहायक नदी है बनास वो सबसे लंबी नदी है जो कि चंबल में मिलती है। वही काली सिंध है वो दाईं ओर से मिलने वाली चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है, जबकि बनास है वो बाईं ओर से मिलती है और काली सिंध है वो दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों काली सिंध और आहू के संगम को झालावाड़ में सामेला कहा जाता है। इसके किनारे एक झालावाड़ का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है गागरोन, वो बसा हुआ है, इसी कारण गागरोन है उसे जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लिया जाता है कि गागरोन दुर्ग है वो एक जल दुर्ग है, कौन सी नदियों के किनारे है? यह है काली सिंध और आहू नदियों के किनारे हैं, जो कि अपनी चंबल नदी की सहायक नदी है। इस क्षेत्र को सामेला के नाम से भी जाना जाता है। गाइस चंबल नदी के प्राचीन नाम की बात करें तो इसे प्राचीन काल में चर्मणवती के नाम से भी जाना जाता था और वर्तमान में इसे कामधेनु और 12मासी नदी कहते हैं। ठीक है, यह 12 महीने बहने वाली नदी है।
चंबल है वो एक त्रिवेणी संगम भी बनाती है अपने रामेश्वर घाट पर, जो कि अपने सवाई माधोपुर में स्थित है, मानपुर सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो ये त्रिवेणी संगम बनता है बनास का, चंबल का, सीप का। पूछ लिया जाता है कि रामेश्वर घाट में जो त्रिवेणी संगम है वो कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं। ये बनाती है 3 नदी, चंबल, बनास और सीप। ये बनती है सवाई माधोपुर में। चंबल नदी के संरक्षित जीवों की बात की जाए तो यहाँ पर घड़ियाल, उदबिलाव और जो गंगे सूत डॉल्फिन होती है वो प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूछ लिया जाता है कि चंबल नदी में कौन से जीव पाए जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर घड़ियाल, उदबिलाव और गंगेसु जो डॉल्फिन होती है वो पाई जाती है। दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा पर बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो चंबल है। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री बनाती हुई इटावा में यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो अपना मध्य प्रदेश और राजस्थान है उसका 241 किलोमीटर का प्राकृतिक बॉर्डर बनाती है। दोस्तों, चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है जो कि भैंसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ में लोकेटेड है। ठीक है, चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर बना है और कहाँ बना है, भैंसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ में बना है। दोस्तों, यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है जो कि 18 मीटर ऊंचा है। कितना है, 18 मीटर ऊंचा। तो बताइए राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। चूलिया जलप्रपात है जो कि चंबल नदी पर है और चित्तौड़गढ़ में लोकेटेड है। वहीं दोस्तों, चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज भी बना हुआ है जो नेशनल हाईवे 27 है उसकी सीमा पर यह स्थित है। यह कोटा में है और यह राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज कहाँ है और कौन सी नदी पर है, तो यह अपने कोटा में है और चंबल नदी पर स्थित है। दोस्तों, बात करते हैं चंबल पर बनी हुई बांध परियोजनाओं के बारे में। तो गाइस, चंबल नदी पर 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया था। ये मैप है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये है गांधी सागर बांध। दोस्तों, गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में आता है। इसके अलावा कोटा बैराज बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये 3 बांध है वो राजस्थान में आते हैं। ठीक है, तो इनका क्रम वाइज भी पूछ लिया जाता है। जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ बात करें तो उत्तर की तरफ सबसे पहले आता है जवाहर सागर बांध, फिर आता है राणा प्रताप सागर बांध, फिर आता है कोटा बैराज और लास्ट में आ जाता है गांधी सागर। राज्यों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, कौन से राज्य में कौन सा बांध आता है। तो ध्यान रखना, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज है, ये 3 तो आते हैं राजस्थान में और गांधी सागर है वो आता है अपने मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करें गांधी सागर बांध के बारे में। तो ये मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित ये प्रमुख बांध है। दोस्तों, इसकी जल विद्युत उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर 5 यूनिट है जहाँ पर 23 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। अर्थात यहाँ पर टोटल 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, यह गांधी सागर चंबल बहुउद्देशीय परियोजना की सबसे बड़ी बांध है। ठीक है, चंबल पर जो 4 बांध परियोजना बनी हुई है उनमें सबसे बड़ा बांध जो है वो गांधी सागर बांध है। फिर बात करते हैं कोटा बैराज की। कोटा बैराज है वो कोटा राजस्थान में स्थित है। यह चंबल का सिंचाई बांध भी कहलाता है। इस पर 2 नहरें बनी हुई है, एक तो बाईं तरफ, एक दाईं तरफ। बाईं तरफ नहर बनी हुई है उसे कोटा बूंदी को लाभ होता है, वहीं दाईं तरफ इसकी जो नहर बनी है उसे कोटा, बारा और मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है। ठीक है, तो कोटा बैराज कहाँ है, कोटा में, जिसे चंबल का सिंचाई बांध भी कहते हैं। फिर आता है राणा प्रताप सागर बांध। दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बना हुआ एक प्रमुख बांध है। इसे राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अर्थात यह राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। यहाँ पर विद्युत उत्पादन क्षमता 43 मेगावाट की 4 यूनिट है। टोटल 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। रावतभाटा परमाणु विद्युत घर राणा प्रताप सागर बांध से जल प्राप्त करता है। ठीक है, तो कहाँ है राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़गढ़ में है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। और चंबल पर बनी हुई जो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर स्थित सबसे बड़ी बांध परियोजना है और राजस्थान की राणा प्रताप सागर है। इसके अलावा दोस्तों, जो जवाहर सागर बांध है जिसे कोटा डैम के नाम से भी जाना जाता है, यह कोटा बूंदी में स्थित है।
इसके जल विद्युत उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर 33 मेगावाट की 3 यूनिट है। यहाँ पर टोटल 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। दोस्तों जवाहर सागर बांध जिसे कोटा डैम कहते हैं, इसके अलावा इसे चंबल का पिकअप बांध भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है चंबल का पिकअप बांध किसे कहते हैं, ये जवाहर सागर बांध को कहते हैं जो कि कोटा बूंदी में है। दोस्तों जो चंबल नदी है, यहाँ पर कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो यहाँ पर ये चारों बांध है, ये टोटल मिलाकर 386 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन करते हैं, जिसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का 50-50% योगदान है। ठीक है, इस पर 4 बांध बने हैं। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध जिसे चंबल का पिक्का बांध भी कहते हैं, ये कोटा बूंदी में है। गांधी सागर बांध वो मंदसौर मध्य प्रदेश में, और कोटा बैराज है वो अपने कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो बताइए, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय पहले जो रक्षा मंत्री बने थे वो कौन थे? तो गाइस सरदार बलदेव सिंह थे, वो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों पर अधीन किया था? तो बताइए भारत पर अधिकार करने वाला पहला ईरानी शासक कौन था? तो ये था डेरियस। कौन था? डेरियस था जिसने भारत पर पहली बार अधीन किया था, वो ईरानी शासक था डेरियस। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में वित्त मंत्री बजट पेश करता है। तो बताइए भारत का जो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है वो बजट लोकसभा में पेश करता है, राज्यसभा में, या संसद के जो संयुक्त अधिवेशन उसमें प्रस्तुत करता है? कहाँ प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों अपने संविधान के आर्टिकल 122 में जो बजट है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। हालांकि बजट शब्द का सीधा प्रयोग संविधान में नहीं किया गया। वार्षिक वित्तीय विवरण का लेखा ऐसे नाम से कुछ कहा गया है संविधान के आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 112 के तहत जो अपना केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो बजट पेश करता है, और यह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, क्योंकि एक फाइनेंस बिल होता है, जो फाइनेंस बिल होते हैं वो लोकसभा में ही आते हैं, तो जो बजट होता है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और अपना अंतिम क्वेश्चन है, कुरिल द्वीप से संबंधित विवाद किन देशों के बीच में? बताइए दोस्तों, हाल में जो कुरिल द्वीप है वो चर्चा का विषय बना हुआ था। यह द्वीप किन देशों के बीच में विवाद का विषय है? तो दोस्तों कुरिल द्वीप है वो जापान और रूस के बीच में विवाद का विषय बना हुआ है। ये यहाँ पर आप आंसर की दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।